Hello, my dear students and physics lovers. आज मैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या है यानी फुल वेव रेक्टिफायर क्या है इस पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ और इसी के साथ साथ मैं ब्रिज रेक्टिफायर को भी समझाऊंगा। देखें दोनों क्या है। नाउ फुल वेव रेक्टिफायर देखें आप, फुल वेव रेक्टिफायर क्या है? दिस इज कॉल्ड योर फुल वेव रेक्टिफायर यानी रेक्टिफायर एक डिवाइस है जिसमें कि हम अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं। यानी यह एक ऐसा डिवाइस है रेक्टिफायर जो कि विच कन्वर्ट्स फ्रॉम एसी टू डीसी करंट। क्लियर? तो हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फुल वेव रेक्टिफिकेशन के बारे में। फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम क्या होगा और ब्रिज रेक्टिफायर का दोनों का लगभग एक ही जैसा है, मैकेनिज्म एक ही जैसा है, यानी वर्किंग कंडीशन लगभग एक ही जैसा है। देखें आप, फर्स्ट तो देखें फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम कैसा होगा। तो फुल वेव रेक्टिफायर में हम दो डायोड का यूज करते हैं। एक डायोड मेरा ये है, दिस इज द डायोड नंबर 1, दिस इज योर डायोड नंबर 1 D1 डायोड, और ये आपका है D2 डायोड। देखें दिस इज योर D2 डायोड, और यह जो ट्रेंगुलर शेप है इसको पूरा भर देना चाहिए, ये बात याद रहे। तो दिस इज योर D2 डायोड है। अब हम क्या करते हैं, यानी ये है P और ये है, यानी वर्टिकल लाइन जो है ये क्या है, N है, N टाइप। दिस इज योर P, दिस इज योर N। अब इसको हम क्या करते हैं कि इसको ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से इसको कनेक्ट कर देते हैं। दिस इज द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर, ये हमारा सेकेंडरी है और ये हमारा है प्राइमरी कॉइल, यानी ट्रांसफार्मर का ये क्या है, दिस इज योर प्राइमरी कॉइल, और इससे हम एसी सोर्स को कनेक्ट कर देते हैं ये। और ये हमारा है आयरन रॉड, यानी ये हो गया आपको ट्रांसफार्मर का सिंबल, ये सॉरी पीपी, ये हम कहेंगे प्राइमरी कॉइल है ये, और ये क्या है, सेकेंडरी कॉइल। अब इन दोनों पॉइंट को आप यहां से मिला दीजिए। अब देखिए आपके अपने बुक में देखेंगे, अब एक सेंटर टेपिंग किया गया है। सेंटर टेपिंग का ये मतलब होता है कि ये अगर मान लीजिए 1000 टर्न्स का हो सेकेंडरी, तो 500 चला जाएगा D1 के साथ, यानी इस डायोड के लिए 500 टर्न्स आएगा D2 के लिए। तो जस्ट सेंटर टेपिंग मतलब यहां से आप टेपिंग कीजिए इसको। अब देखिए, और इसको हम ऐसे करके और ऐसे निकाल दिए, और ये मेरा हो गया लोड रेसिस्टेंस RL। क्लियर? यानी इस पर हमको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, वह भी क्या मिलेगा, डीसी कंपोनेंट में। यहां पर है इनपुट हम सप्लाई कर रहे हैं। देखिए इनपुट वोल्टेज कैसा है, तो इनपुट वोल्टेज मेरा ये है, दिस इज द इनपुट वोल्टेज, ये इससे आया है, ये ऐसे देखिए। तो ये है 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, यानी ये पॉइंट क्या हो गया, 2 पाई हो गया, ये 2 पाई, ये हो गया 3 पाई, ये हो गया 4 पाई, ये हो गया 5 पाई, ऐसे करके है ये। और ये हमारा क्या है, EMF हम ले रहे हैं, ये E, यानी ये हमारा वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग करंट ये है। तो इसको हम लोग कहते हैं इनपुट सिग्नल भी, यानी इनपुट ये हमारा हो गया इनपुट, यहां पर हमको क्या मिलेगा, आउटपुट। और इसमें देखिए ये दो डायोड्स लगे हुए हैं, D1 डायोड और D2 डायोड। यहां पर ये क्या है, सेंटर टेपिंग, यानी सेकेंडरी कॉइल का हम सेंट्रल पॉइंट पर टेपिंग करते हैं।
यह टेपिंग करना ही बहुत कठिन काम है। होता क्या है कि अगर यह सेंट्रल टेपिंग नहीं है, मान लीजिए कि इधर जैसे मान लीजिए ये 1000 टर्न्स है सेकेंडरी में, और ये इधर होना चाहिए 500 टर्न्स, इधर भी होना चाहिए 500 टर्न्स। अगर इसमें थोड़ा भी डिफरेंस है, मान लीजिए ये हमारा हो गया है 510 टर्न्स, ये तब क्या हो जाएगा हमका 490 टर्न्स हो जाएगा। तब क्या देखेंगे आप कि इसके कारण वोल्टेज घट जाएगा, इसके कारण वोल्टेज बढ़ जाएगा यहां पर। तो ऐसा वोल्टेज हमको नहीं चाहिए। आउटपुट में हमको क्या चाहिए? कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए दोनों के कारण, दोनों डायोड के कारण। यानी यहां से जो करंट आएगा यहां पर, दोनों करंट वैल्यू बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। यह करना थोड़ा टफ काम है, इसीलिए तो ब्रिज रेक्टिफायर बना कि ब्रिज रेक्टिफायर में यह सेंटर टेपिंग नहीं होता है। क्लियर? अब देखें, आपको हम ब्रिज रेक्टिफायर भी बता देते हैं, उसमें सेंटर टेपिंग नहीं है। हाँ, ट्रांसफार्मर का यूज वहां भी है। अब देखिए ब्रिज रेक्टिफायर, तो ये तो हमारा हो गया क्या? फुल वेव रेक्टिफायर। दिस इज कॉल्ड योर फुल वेव रेक्टिफायर। अब देखिए आप, ब्रिज वेव रेक्टिफायर यानी ब्रिज रेक्टिफायर क्या है ये भी समझते चलिए, दोनों एक ही जैसा है। देखिए ब्रिज रेक्टिफायर में हम क्या करेंगे, पहले तो एक ये इस तरह का एक लाइन आप खींच दीजिए यहां। देखिए ये हमारा हो गया ब्रिज रेक्टिफायर का ये। अब यहां पर क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन दे देंगे और ये कर देंगे ऐसे। ये देखिए एक डायोड मेरा ये हो गया, और जस्ट आमने सामने में देखिए ऐसे कर देंगे हम इसको, और फिर ये ऐसे कर दिए। और सभी डायोड सिमिलर डायोड्स हैं, यानी सभी डायोड का क्या होगा, यानी मैक्सिमम फॉरवर्ड वोल्टेज, क्लियर, पीआईवी वैल्यू एंड मैक्सिमम पावर रेटिंग, ये तीनों पॉइंट सबका सेम है, कोई डिफर नहीं कर रहा है। क्लियर? यानी सभी डायोड्स क्या हैं, आइडेंटिकल डायोड्स हैं, और इसमें 4 डायोड है लगे हुए। अब देखो, अब क्या करेंगे, यहां पर तो P इधर है, N इधर है। अब इसमें क्या कर देंगे हम, N कर देंगे इधर की ओर और P कर देंगे इधर की ओर। देखिए ये तो एक डायोड मेरा ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली ऐसा ही फिगर यानी यहां पर हम बना दें। देखिए ये एक डायोड मेरा ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लेते हैं हम कि ये हमारा हो गया है D1 डायोड, D1, ये हो गया है D2 डायोड, ये हो गया है D3 डायोड, और ये क्या है D4 डायोड। यानी ब्रिज रेक्टिफायर में दिस इज कॉल्ड ब्रिज रेक्टिफायर। अब हम क्या करते हैं कि यहां से एक लोड रेसिस्टेंस लगा दिए ये, तो दिस इज योर RL। जैसे RL आप यहां पर लगाए हैं, आप यहां भी लगा सकते थे, सीधा ऐसे करके इसको लगा दिए इससे, दिस इज द RL। कोई जरूरी नहीं है इधर देने का, लेकिन पिक्चर आपका यानी डायग्राम अच्छा बने इसलिए हमने इसको ऐसे लगा दिया है। आप इसको यहां भी लगा सकते हैं, इस RL को सीधे यहां से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब इस पॉइंट को हम क्या करेंगे कि सेकेंडरी से लगा देंगे, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से ये लग गया आपका, ये ऐसे हो गया। और ये हमारा है ट्रांसफार्मर, यानी ये हमारा हो जाएगा क्या, प्राइमरी कॉइल। दिस इज योर प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, और इससे हम AC सोर्स लगा दिए ये, तो दिस इज कॉल्ड योर ब्रिज रेक्टिफायर। दिस इज कॉल्ड ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर, ये दोनों सेम काम करेगा, क्लियर। लेकिन डिफरेंस क्या है,
डिफरेंस ये है इसमें कि इसमें जो आउटपुट वोल्टेज हमको मिलता है इसके आउटपुट से ज्यादा मिलता है। ब्रिज रेक्टिफायर में सीधा डबल हो जाता है, इसलिए ब्रिज रेक्टिफायर ज्यादा यूज किया जाता है देन फुल वेव रेक्टिफिकेशन से। दूसरा चीज क्या है, आप मार्केट में जब जाएंगे बनवाने के लिए या अपने से आप बनाएंगे तो आपको यहां पर 4 डायोड खरीदना पड़ेगा, यहां पर सिर्फ 2 ही डायोड से आपको काम चल जाएगा। तो ये थोड़ा महंगा भी है, ये कुछ सस्ता है, सस्ता पड़ेगा ये आपको, लेकिन इसमें वोल्टेज वैल्यू आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, यहां पर जो वोल्टेज आएगा वो इस वोल्टेज से सीधा डबल हो जाएगा, यहां पर ये वोल्टेज डबल हो जाएगा। हम एक न्यूमेरिकल बना के इसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, पहले तो आप थ्योरी पढ़ लें। अब देखें थ्योरी में क्या कहता है, इस पर तो हम अभी फुल डिस्कशन करेंगे, ये आपके सिलेबस में नहीं है क्लास 12 के सिलेबस में, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, इसलिए यह भी जानना जरूरी है। अब ये क्या कहता है ये देखिए, अब यहां पर अगर यहां पर तो इनपुट वोल्टेज कैसा है, इनपुट वोल्टेज ऐसे आएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो इनपुट वोल्टेज ये मेरा है, मान लीजिए ई, या इसको भी से लिखिए, और ये हमारा है पाई से लिए यानी थीटा से करिए, तो ये हमारा हो गया 0 पाई, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 3 पाई, ये हो गया 4 पाई, इस तरह से ये है थीटा में लिखते हैं। तो अगर हम टाइम यहाँ पर इस एक्सिस पर देते हैं तो क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा T/2 टाइम, ये हो जाएगा T टाइम, इस तरह से बढ़ता जाएगा। ये फुल वेव का टाइम पीरियड हुआ T, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा T + T/2 यानी 3T/2 हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा 2T। क्लियर। अब देखें यहाँ पर मेन यहाँ पर मैकेनिज्म देखें क्या करता है। तो ये अगर मान लीजिए कि पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द AC इनपुट कम्स इन द इनपुट ऑफ द सेकेंडरी, मान लीजिए ये जो पार्ट है ये आ गया यहाँ पर, तो ये ऐसे आ गया। जब ये ऐसे आ गया तो देखिए अब क्या होगा, ये हो गया हमारा प्लस, ये अब ये भी तो प्लस होगा, ये हो गया माइनस, ये है माइनस। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये हो गया आपका फॉरवर्ड बाइस में, ये क्या हो गया रिवर्स बाइस में। तो रिवर्स बाइस का मतलब है कि इससे करंट नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि अभी रिवर्स बाइस में ये है D2 डायोड, जिसके कारण इसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो करंट आपका ऐसे फ्लो कर जाएगा, ऐसे चलेगा करंट, ऐसे आएगा करंट, और फिर ये ऐसे चलेगा। देखिए ये क्योंकि ये है प्लस माइनस, फिर ये प्लस माइनस, फिर ये हो गया प्लस माइनस, तो इस तरह से करंट फ्लो करके करंट ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे करके ये ऐसे चला जाएगा। क्लियर। तो आउटपुट में आपको वोल्टेज यानी यहां पर ये देखिए ये पॉइंट है प्लस, ये क्या है माइनस, यानी आउटपुट में वोल्टेज आपको डेवलप हो गया 0 to पाई, ये देखिए ये 0 to पाई हो गया डेवलप। अब चलिए जैसे ही अब निगेटिव साइकिल आएगा, ये निगेटिव आया ऐसे करके, अब क्या होगा, अब इस सब को हटा दीजिए, देखिए अब क्या होगा यहां पर, देखिए ये अब होगा कि जैसे ही ये यानी ऐसे जैसे ही हो गया ये यानी निगेटिव साइकिल यहां पर आया, अब देखिए क्या होगा। तो अब इधर का निगेटिव, ये जो निगेटिव हमारा है ऐसे ये हो गया निगेटिव, कहने का मतलब कि ये आपका हो गया पॉजिटिव, यानी ये निगेटिव मतलब ये तो सेंस में निगेटिव है, लेकिन ये क्या है ये ऐसे पॉजिटिव हो गया है। तो पॉजिटिव हो गया तो अब ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए ये यानी D3 और ये टर्म, D3 और ये टर्म, ये क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा फॉरवर्ड बाइसिंग में। तो अब देखिए ये प्लस ये माइनस, तो करंट फिर ऐसे फ्लो कर जाएगा, फिर करंट ऐसे आएगा, और फिर करंट अब ऐसे चलेगा ऐसे, और फिर करंट ऐसे आएगा ऐसे करके, फिर ये ऐसे चलेगा, फिर ये ऐसे करंट, ये ऐसे। तो
तो यहाँ पर आप लोड पर क्या देखते हैं कि यह पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यानी ए हर हमेशा ये साइकिल जाए या ये साइकिल जाए, हर हमेशा ए क्या है, पॉजिटिव और बी है निगेटिव। जबकि अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, कोई भी एक ये रेसिस्टर है, इसमें आप एक अल्टरनेटिंग सोर्स लगा दीजिए तो एक बार में करंट प्लस ऐसे हो गया, ये माइनस हो गया, यानी करंट ऐसे जाएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में, और फिर निगेटिव हाफ साइकिल में करंट ऐसे चलेगा, यानी जस्ट ये वाइब्रेट करना शुरू कर देता है करंट। ये हमारा है अल्टरनेटिंग करंट, यानी एक बार ये प्लस ये माइनस, फिर ये हो जाएगा प्लस ये माइनस, फिर ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा माइनस। इस तरह से प्लस माइनस, और मैग्नीट्यूड तो बदलता ही है, साथ साथ डायरेक्शन भी बदलता है। यहाँ पर किसी रेसिस्टर में अगर आप अल्टरनेटिंग करंट ये कर दिए हैं, कनेक्ट कर दिए हैं, तो अल्टरनेटिंग सोर्स कनेक्ट कर दिए हैं, तो करंट ऐसे वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, यानी एक बार करंट ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा। कहने का मतलब कि यहां पर हम करंट का डायरेक्शन फिक्स कर दिए कि हर हमेशा ए पॉइंट पॉजिटिव रहेगा और बी पॉइंट हर हमेशा निगेटिव ही रहेगा, यानी करंट का जो अल्टरनेट जो वह कर रहा था उसको हमने रोक दिया, वह नहीं होगा अब। तो यह है आपका ब्रिज रेक्टिफायर। अब समझ गए। सेम केस यहां भी है, देखिए क्या होगा यहां। अब मान लेते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल कम्स इन द इनपुट, तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल कम्स इन द इनपुट तो ये क्या हो गया, ये हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव होने के कारण ये पॉइंट हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव, और ये क्या है, ये निगेटिव है, ये हो गया है पॉजिटिव। क्लियर, क्योंकि ये ऐसे है तो इसका मतलब ये है पॉजिटिव, ये हो गया है निगेटिव, तो प्लस वैल्यू आ गया है इसके साथ और निगेटिव वैल्यू आ गया D2 के साथ, जिसके कारण D2 डायोड हो गया आपका रिवर्स बाइस में, जबकि D1 डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइस में। तो जो डायोड फॉरवर्ड बाइस में होता है उसका रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए करंट यहां पर फ्लो कर जाएगा इससे। अब करंट फ्लो कर गया तो करंट अब इधर नहीं आएगा, क्योंकि ये इसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है, यानी रिवर्स बाइस का जो रेसिस्टेंस होता है, जैसे ये मान लीजिए सिलिकॉन डायोड अगर हो तो इसका लगभग होता है 40,000 ओम, 40,000 ओम, इतना ज्यादा इसका रेसिस्टेंस हो गया है, इसलिए करंट इधर आएगा ही नहीं। और इसका रेसिस्टेंस कितना है, इसमें मैक्सिमम हम देते हैं 100 ओम, 200 ओम, और ये है 40,000 ओम, तो इधर कहां से आएगा करंट, करंट क्या होगा, ऐसे फ्लो कर जाएगा। तो ये बना दिया प्लस, ये बना दिया माइनस। अब चलिए, जैसे ही फिर ये निगेटिव साइकिल आएगा यहां पर, तो ये आ गया, ये पॉजिटिव हट गया, अब ये आ गया निगेटिव साइकिल ऐसे, यानी ये पॉइंट हो गया आपका निगेटिव में, ये देखिए ये, तो ये जब ऐसे आया तो अब ये है प्लस और ये है माइनस, तो ये हो गया आपका प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस। अब D2 ही ये डायोड हो गया आपको फॉरवर्ड बाइस में, और ये क्या हो जाएगा रिवर्स बाइस में, देखिए ये इससे। तो अब इसका रेसिस्टेंस हो जाएगा लगभग 40,000 ओम। Therefore, no current flows through D1 diode, only current flows through D2 डायोड। तो D2 डायोड से करंट फ्लो कर गया, ऐसे आया करंट, फिर यहां पर करंट हो जाएगा ऐसे, क्योंकि इसका तो रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो करंट क्या करेगा, करंट ऑलवेज चूज दैट पाथ हुज रेसिस्टेंस इज स्मॉल। करंट जो फ्लो करता है वह हर हमेशा उस पाथ पर चलना पसंद करता है जिस पाथ का रेसिस्टेंस कम से कम हो। तो इसका ये रेसिस्टेंस कम है, इसलिए फिर क्या करेगा, इसमें करंट फ्लो कर जाएगा, यानी ये पॉइंट बना देगा पॉजिटिव और ये बना देगा क्या, निगेटिव पॉइंट। तो यहां भी देखिए क्या हो गया, करंट का डायरेक्शन सेम हो गया, यानी यहां पर इनपुट में तो करंट कभी ये ऐसे जा रहा है, फिर रिवर्स साइकिल में ऐसे जा रहा है। कहने का मतलब कि इसमें जो वो फ्लो कर रहा है
तो कभी करंट ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। और ये अगर इसका फ्रीक्वेंसी मान लीजिए है 50 हर्ट्ज, तो ये 1 सेकेंड में 50 बार 50 टाइम्स यह प्लस माइनस हो रहा है, माइनस प्लस हो रहा है। यानी करंट ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है। जबकि यहां पर आपने करंट के डायरेक्शन को लिमिट कर दिया। हर हमेशा ये पॉजिटिव इनपुट आवे या निगेटिव इनपुट आवे, यहाँ पर आउटपुट में हर हमेशा ये पॉइंट होगा, ये मान लीजिए ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो हर हमेशा ये पॉइंट क्या होगा, पॉजिटिव, बी पॉइंट हो गया हमारा निगेटिव। कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है उसके डायरेक्शन को हमने एक डायरेक्शन में कर दिया। तो डीसी का तो यही प्रॉपर्टी है कि करंट हर हमेशा डीसी करंट एक ही डायरेक्शन में चलता है, अल्टरनेट नहीं होता है वो। तो इसका मतलब कि आउटपुट क्या हो गया हमारा, आउटपुट हमारा हो गया रेक्टिफाइड आउटपुट, यानी रेक्टिफाइड करंट मीन्स डायरेक्ट करंट। कोई दिक्कत नहीं है। वही बात आपको ब्रिज रेक्टिफायर में हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से आप ब्रिज रेक्टिफायर को हम एक बार फिर आपको समझा रहे हैं। देखिए, जैसे ही मान लीजिए कि यहां पर हाफ साइकिल आया इससे, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, और यहां भी ये भी तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो अब ये हो गया आपको रिवर्स बाइस में, क्योंकि जब एन हो जाए हायर पोटेंशियल देन पी, तो डायोड क्या हो जाता है, रिवर्स बाइस में। तो रिवर्स बाइस का मतलब इसका रेसिस्टेंस कितना हो गया, लगभग 40,000 ओम, और इसका रेसिस्टेंस बहुत कम हो गया। यानी इसका रेसिस्टेंस है 10 ओम, 20 ओम, 25 ओम, यानी बहुत कम है। इसलिए करंट ऐसे फ्लो कर गया। करंट अब ऐसे आएगा और इससे होते हुए, ऐसे लोड से होते हुए, यानी ये पॉइंट मान लीजिए ये है, इसको बना देगा प्लस, इसको बना देगा माइनस, अब फिर करंट ऐसे फ्लो कर जाएगा, ये प्लस माइनस, ये देखिए ऐसे करके इससे आ गया करंट, ऐसे फिर ऐसे। क्लियर। और देखिए जैसे ही ये अब निगेटिव साइकिल आया, ये निगेटिव साइकिल ऐसे आया, अब ये क्या करेगा, यह निगेटिव है, यानी ये है निगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव में यह डायोड D2 D3 डायोड क्या हो गया आपका, ये हो गया प्लस, और ये क्या हो जाएगा, ये भी तो प्लस हो गया, क्योंकि इसको प्लस करेगा तो ये भी तो प्लस हो गया, और ये क्या हो गया, अब ये हो गया माइनस, तो ये हमारा हो गया रिवर्स बाइस में। इसलिए अब करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे करके ऐसे, और ये यानी लोड का ये पॉइंट ऑलवेज बिकम्स पॉजिटिव, ये बिकम्स निगेटिव, और करंट फिर ऐसे फ्लो कर जाएगा, ऐसे, अब ये ऐसे फ्लो कर जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसमें भी देखिए, ए पॉइंट इज ऑलवेज एट पॉजिटिव पोटेंशियल एंड बी पॉइंट इज ऑलवेज एट नेगेटिव पोटेंशियल। दिस इज योर ब्रिज रेक्टिफायर। क्लियर। ब्रिज रेक्टिफायर का एडवांटेज क्या है फुल वेव रेक्टिफायर से, तो ये कहता है कि ब्रिज रेक्टिफायर, इसमें फुल वेव रेक्टिफायर में अगर आउटपुट मान लीजिए 20 वोल्ट डेवलप हो रहा है, तो इसमें कितना होगा, 40 वोल्ट डेवलप हो जाएगा, जस्ट डबल। इसलिए ब्रिज रेक्टिफायर इज प्रिफर्ड इन प्लेस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब चले, लेकिन आपके 12 के कोर्स में सिर्फ ये है, ये पढ़ना है हमको फुल वेव रेक्टिफायर, इसलिए हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन पर ज्यादा अब स्ट्रेस देंगे। देखिए, और सब कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये रहे, यानी ब्रिज रेक्टिफायर हो या फुल वेव रेक्टिफायर हो, दोनों का एक समान होगा। देखिए अब ये क्या कहता है, ये देखें, तो यहां से हमने ले लिया और एक लोड रेसिस्टेंस यहां पर लगा दिया RL। तो इसका मैकेनिज्म तो शायद आप समझ गए होंगे, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज योर बी पॉइंट। यहां पर जो आउटपुट वोल्टेज होगा, दिस इज कॉल्ड VO, इसको हम कह सकते हैं, और VI इनपुट वोल्टेज,
दिस इज योर आउटपुट वोल्टेज। तो अब देखिए इसका ग्राफ कैसे आएगा यहाँ पर, तो देखिए ये ग्राफ कैसे आएगा, ये हमारा हो गया वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज VO। तो देखिए जब 0 to पाई गया है इनपुट में, तब ये डायोड कंडक्ट कर दिया तो करंट ऐसे आ गया, तो यहाँ पर वोल्टेज फॉर्म हो जाएगा प्लस माइनस। तो देखिए 0 to पाई वोल्टेज फॉर्म हो गया, 0 to पाई। अब फिर देखिए जैसे ही ये निगेटिव साइकिल आता है इनपुट में यानी सेकेंडरी में, तो अब क्या होगा, अब ये डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस, ये हो गया रिवर्स बायस। तो करंट का डायरेक्शन फिर ऐसे हो जाएगा, फिर करंट ऐसे चल के और यहाँ पर ये ऐसे आके फिर इसको बना दिया प्लस, इसको बना दिया माइनस, यानी पाई टू 2 पाई भी फॉर्म हो गया यहाँ पर वोल्टेज। देखिए पाई टू 2 पाई। फिर देखिए फिर ये आया 2 पाई टू 3 पाई, कि फिर ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, और ये हो गया है माइनस, ये हो जाएगा प्लस, यानी D2 डायोड हो जाएगा। यानी ये जब आएगा, ये अब ऐसे आ गया, तो अब क्या होगा, तो ये जब ये ऐसे आएगा तो इसको बना दिया प्लस और इसको बना देगा माइनस, क्योंकि ये है माइनस और ये है प्लस, तो इसको बना दिया प्लस, ये हो जाएगा माइनस, यानी D2 डायोड इज एट रिवर्स बायस, D1 इज एट फॉरवर्ड बायस। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये आउटपुट वोल्टेज हमारा ऐसे मिलेगा। दिस इज योर 2 पाई 3 पाई 4 पाई, यानी फुल वेव का रेक्टिफिकेशन हो रहा है यहाँ पर। यानी इनपुट का जितना भी वेव है, चाहे वह पॉजिटिव साइकिल हो या निगेटिव साइकिल हो, ऑल साइकिल्स कम्स इन द आउटपुट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब ये क्या कहता है, अब कहता है कि दिस फुल वेव रेक्टिफायर कंटेन्स सम क्वांटिटी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ऑल्सो। यानी इस पॉइंट पर जब जैसे इसमें देखिए अब क्या कहता है, इसमें ऐसे आप समझिए, ये है 0 to पाई, फिर पाई टू 2 पाई, फिर 2 पाई टू 3 पाई, ऐसे ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का ये वेव आ रहा है ऐसे। अब देखिए यहां से यहां तक ये तो DC है, ये आपका क्या हो गया, ये आउटपुट वोल्टेज हो गया, तो ये हमारा आ गया है DC कंपोनेंट, जबकि ये पॉइंट क्या हो गया, ये आ गया रिपुल, यानी दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग कंपोनेंट। अब इस अल्टरनेटिंग कंपोनेंट को हमको हटाना है आउटपुट से, तो ये कहता है कि यहां पर क्या है, यहां पर आपको आ गया है AC कंपोनेंट और प्लस DC कंपोनेंट, दोनों है इसमें यहां पर। अब आप इसमें से AC को हटाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि यहां पर फिल्टर सर्किट का हम यूज कर देंगे। तो फिल्टर सर्किट क्या होता है, फिल्टर सर्किट भी कई प्रकार के होते हैं। फिल्टर सर्किट देखिए हम आपको बताते हैं। फिल्टर सर्किट जैसे T टाइप फिल्टर सर्किट है, पाई टाइप फिल्टर सर्किट है। T टाइप फिल्टर सर्किट कैसा होता है ये देखिए, T टाइप फिल्टर सर्किट, T टाइप फिल्टर, पाई टाइप फिल्टर, पाई टाइप फिल्टर, पाई टाइप फिल्टर। T टाइप फिल्टर क्या है ये देखिए, ये यानी इसको हम T या L टाइप भी कहते हैं। तो ये क्या है कि एक हम इंडक्टर दे दिए यहाँ पर और इसके साथ एक कैपेसिटर लगा दीजिए, ये दिस इज कॉल्ड योर T टाइप और L टाइप फिल्टर। फिल्टर का मतलब हुआ कि अल्टरनेटिंग करंट को फिल्ट्रेट कर देना, आउटपुट में अल्टरनेटिंग करंट को नहीं आने देना। पाई टाइप फिल्टर क्या है, तो पाई टाइप फिल्टर ये है, ये हमारा हो गया, जैसे मान लीजिए ये हमारा हो गया L, ये हो गया C, और फिर यहां पर एक लगा दिए हम L, देखिए ये, अब यहां पर लगा देंगे लोड RL, तो दिस इज कॉल्ड योर पाई टाइप, ऐसे क्लियर। और भी होता है M ड्राइव्ड फिल्टर, M डेराइव्ड फिल्टर, M डेराइव्ड फिल्टर, यानी ये कहता है M ड्राइव्ड फिल्टर में नंबर ऑफ ये इंडक्टर और नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, जैसे ये मान लीजिए हमारा है L,
ये फिर हो गया C1, ये फिर हो गया L1, ये हो गया L1, ये हो गया L2, फिर इससे लगा दिए हम C2, फिर इससे लगा दिए L3, फिर इससे लगा दिए हम C3। दिस इज कॉल्ड योर एम ड्राइव्ड फिल्टर, यानी इसमें बहुत सारे इंडक्टर और बहुत सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं कि आउटपुट में प्योर हमको डीसी मिल जाए। अब यहाँ पर हम लोड रेसिस्टेंस लगा देते हैं, दिस इज RL। अब यहाँ पर जो वोल्टेज होगा ये हो जाएगा क्या, प्योर डीसी कंपोनेंट, डीसी करंट होगा। दिस इज कॉल्ड योर एम ड्राइव्ड फिल्टर। लेकिन आपको 12th क्लास में इतना अभी नहीं पढ़ना है, ये आप आगे के क्लास में जाएंगे, हायर क्लासेस में, तब आप ये सब चीज पढ़ेंगे। तो अभी आप सिंपल पढ़िए कि सिर्फ एक फिल्टर सर्किट का यूज हम यहाँ पर कर देंगे। यानी यहाँ पर क्या करेंगे, एक हम L लगा दिए इंडक्टर और यहाँ पर लगा दिए एक कैपेसिटर, ये देखिए। अब यहाँ पर लगा देंगे एक लोड जहाँ पर कि हमको आउटपुट वोल्टेज निकालना है, दिस इज द लोड रेसिस्टर। यहाँ पर आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। अब देखिए इसका मैकेनिज्म क्या है, यहाँ ऐसे लगाने का क्या मतलब है कि ये हमारा है अर्थिंग। देखिए तो ये कहता है कि आप अब इसको आप समझें कि इस पॉइंट पर आ रहा है एसी कंपोनेंट और डीसी दोनों। नाउ we know that the inductive reactance of inductor, that is XL equal to क्या होता है, 2 pi f into L, that is omega L। और इसका ये हमारा है C, ये है L, और इसका XC इक्वल टू कितना होता है, 1/2 pi f into C। अब देखिए तो फॉर एसी कंपोनेंट तो XL हमारा कितना है, XL इक्वल टू हो गया 2 पाई, और मान लीजिए इसका अल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, तो 50 इंटू क्या हो गया L, कितना हेनरी का है ये इंडक्टर, ये बात हम लिख देंगे। तो मान लीजिए ये सर्टेन मैंने ये हो गया आपका, मैंने ये ओम हो गया, ये मान लीजिए हमारा आ गया 400 ओम, ये देखिए। और XC कितना होगा, अच्छा तो इसमें ये आपका आ गया है AC के लिए। अब DC के लिए देखिए XL कितना होगा, तो 2 पाई और DC का फ्रीक्वेंसी है 0 इंटू L, तो ये क्या हो गया 0 ओम। फिर देखिए XC का AC कंपोनेंट कितना होगा, तो दिस इक्वल टू 1/2 पाई 50 इंटू C। ये मान लीजिए हमारा आ गया है 400 ओम, या ये मान लीजिए कुछ भी मान लेते हैं यहाँ पर, ये मान लीजिए 200 ओम आ गया। लेकिन XC फॉर DC कितना होगा, तो दिस इक्वल टू 1/2 पाई F में क्या लेंगे 0 इंटू C, ये हो गया इन्फिनाइट। अब देखिए क्या क्या होगा, यहां से आप पकड़ लीजिएगा। पहले तो देखिए अल्टरनेटिंग करंट के लिए ये कितना ये रेसिस्टेंस दे रहा है, ये 400 ओम, जबकि डायरेक्ट करंट के लिए ये है डीसी के लिए ये दे रहा है 0 ओम इंडक्टर, इसलिए अल्टरनेटिंग करंट को ये फ्लो होने में रोकेगा और डीसी करंट यहां पर पहुंच जाएगा। दिस इज द डीसी, यहां पर आ गया। लेकिन इस डीसी के साथ साथ एसी भी आएगा फॉर लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी कंपोनेंट, फॉर एसी। यानी जिस आपका जो अल्टरनेटिंग करंट है जिसमें आप मानते हैं कि ये कंप्लीट प्योर 50 हर्ट्ज का ये करंट है, ऐसा नहीं होता है। उस 50 हर्ट्ज के साथ 10 हर्ट्ज का भी है करंट, अल्टरनेटिंग करंट 5 हर्ट्ज का भी है, लेकिन मेजॉरिटी में है 50 हर्ट्ज। सॉरी, क्लियर। तो जो शॉर्ट वेव ये शॉर्ट फ्रीक्वेंसी का जो अल्टरनेटिंग करंट है वो तो आ ही जाएगा यहां पे। अब हम क्या करेंगे, अब ये कैपेसिटर जो है उस ऐसी शॉर्ट जो फ्रीक्वेंसी का
अल्टरनेटिंग करंट है उसको ये बाईपास कर देगा, यानी एसी चला जाएगा ग्राउंड में, ये हमारा ग्राउंड हो गया। जबकि डीसी को ये रोक देगा, क्यों? क्योंकि डीसी का रेसिस्टेंस क्या हो गया? इन्फिनाइट दे रहा है रेसिस्टेंस, इसलिए डीसी कंपोनेंट इधर से नहीं पास करेगा, डीसी कंप्लीट आ जाएगा ऐसे। दिस इज योर कंप्लीट डीसी। अब ये डीसी वोल्टेज यहां पर फॉर्म कर जाएगा आपको, क्लियर, अक्रॉस लोड रेसिस्टेंस, यानी आउटपुट आपका हो गया प्योर डीसी वोल्टेज। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेशन करना। आउटपुट जो है आपका ये प्योर डीसी नहीं है, इसमें अल्टरनेटिंग कंपोनेंट्स भी हैं और डीसी कंपोनेंट्स भी हैं। तो उस अल्टरनेटिंग कंपोनेंट को ये जो फिल्टर सर्किट है वो फिल्ट्रेट कर देता है आउटपुट यानी लोड रेसिस्टेंस पर, सिर्फ और सिर्फ क्या जाएगा? डीसी कंपोनेंट जाएगा, जिसके कारण आउटपुट में यहां पर सिर्फ और सिर्फ डीसी वोल्टेज जनरेट होगा। क्लियर? तो ये था हमारा फुल वेव रेक्टिफिकेशन यानी फुल वेव रेक्टिफायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें फुल वेव रेक्टिफायर में यहां का फ्रीक्वेंसी वैल्यू क्या होगा, ये देखें। नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट ये कैसे हम लोग निकाल देंगे, देखिए। नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये देखिए। ये क्या करता है, तो ये मेरा है इनपुट, देखिए ये है 0 to पाई और फिर पाई टू, ये है 0 पाई और ये क्या है 2 पाई। तो ये हमारा है इनपुट वोल्टेज VI। अब देखिए आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, दिस इज VO। तो अब देखिए ये कैसा होगा, तो 0 to पाई ये करंट ये वोल्टेज ऐसे फॉर्म किया यहां से यहां तक, और फिर इसमें भी क्या हुआ, ये इससे आ गया। तो देखिए सेम टाइम पर ये है 0, ये है आपका T/2 और ये क्या है T, ये भी है 0, ये है T/2 और ये है T। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें, आप इसमें देख रहे हैं कि इनपुट का फ्रीक्वेंसी ये 1 वेव है यानी 1 हर्ट्ज है, तो आउटपुट का फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, यानी 2 बार अकरेंस हो गया, ऐसे ही आया 2 बार, 2 लूप बना रहा है वहां पर, यानी इसका फ्रीक्वेंसी आउटपुट का क्या हो गया 2। ये अगर 1 हर्ट्ज है तो ये क्या हो गया 2 हर्ट्ज हो गया। ये अगर 50 हर्ट्ज है तो ये क्या हो जाएगा 100 हर्ट्ज हो जाएगा। यानी इसमें अगर 1 सेकंड में 50 साइकिल है इस तरह का, जैसे 1 2 फिर 3 4, इस तरह से मान लीजिए 1 सेकंड में 50 है, तो ये 1 सेकंड में कितना देगा आउटपुट का फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज हो जाएगा। इसका मतलब है कि इनपुट के फ्रीक्वेंसी से आउटपुट का जो फ्रीक्वेंसी होगा एफ आउटपुट, ये क्या हो जाएगा 2f5, यानी इनपुट के फ्रीक्वेंसी से सीधा डबल हो जाएगा यहां पर। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आप थोड़ा सा और बढ़ के हम लोग पढ़ते हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये तो हो गया 12 का सिलेबस इतना। अब देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पूछेगा हमको। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमको पूछ देगा कि यहाँ पर अगर इतना वोल्टेज है तो यहाँ पर वोल्टेज वैल्यू क्या होगा। आउटपुट वोल्टेज निकालिए, डीसी का आउटपुट वोल्टेज, डीसी का आउटपुट करंट निकालिए, इफिशियंसी निकालिए कितना होगा यहाँ का इफिशियंसी। तो एक इफिशियंसी निकालने में हम लोग डीसी करंट, डीसी वोल्टेज सब फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसलिए सीधा आप इफिशियंसी पढ़ें, जिसके कारण उसमें सब कुछ आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें, अब आप पढ़ें उसका इफिशियंसी निकालें फुल वेव रेक्टिफायर का। तो देखें ये क्या कहता है, इफिशियंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। ये तो सर्किट डायग्राम था, ये तो आपको बिल्कुल ऐसे ही 2 4 5 बार इसको बना लेना है कि आप भूले नहीं, कि आपको फुल नंबर मिले, फुल मार्क्स मिल जाए। क्लियर? अब चलें आप देखें, हमको निकालना है क्या इफिशियंसी।
इफिशियंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। देखिए ये कैसे हम लोग निकालेंगे, तो इफिशियंसी को ईटा लेटर से डिनोट करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहां पर कि इनपुट डीसी पावर, इनपुट डीसी पावर, ये सॉरी आउटपुट डीसी पावर यहां पर देंगे, आउटपुट डीसी पावर डिवाइडेड बाय, इनपुट में तो एसी है लगा हुआ, आउटपुट में ना हमको डीसी मिल रहा है, इनपुट में क्या है एसी है, तो यहां लिखेंगे हम इनपुट एसी पावर, एसी पावर इनटू 100। हर हमेशा इफिशियंसी को हम लोग परसेंटेज में लिखते हैं, याद रखें। तो अब देखिए ये कैसे निकलेगा हमको, तो पहले हमको क्या निकालना है, आउटपुट डीसी पावर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई डीसी का स्क्वायर इंटू ये आर एल। अगर मान लीजिए कि ये जो है डायोड, यह जो डायोड हमारा है आउटपुट डीसी पावर में, यह जो डायोड है इसका रेसिस्टेंस मान लेते हैं कि यह आइडियल डायोड है। आइडियल डायोड का इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है, 0। तो इसको हम 0 मान के चल रहे हैं। आपके सिलेबस में है कि आप उसको 0, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो आपको मान लेना है कि दिस इज द आइडियल डायोड। अगर नहीं है आइडियल डायोड तो आपको रेसिस्टेंस वैल्यू दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। या आपको यह जरूर लिख देगा यहाँ पर कि यह जीनर डायोड है या सिलिकॉन डायोड है, तो इसका बैरियर पोटेंशियल आपको नोन हो जाए। यानी सिलिकॉन डायोड का बैरियर पोटेंशियल होता है 0.7 वोल्ट, जबकि जर्मेनियम डायोड का कितना होता है 0.3 वोल्ट। ये सब बात आपको याद रखना पड़ेगा। यानी सिलिकॉन डायोड का, सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल V नॉट इक्वल टू कितना होता है 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम का होता है, जर्मेनियम का बैरियर पोटेंशियल V नॉट इक्वल टू 0.3 वोल्ट। अब देखिए ये वोल्ट और ये वोल्ट में अंतर है, ये हमारा है बैरियर पोटेंशियल, जबकि ये वोल्ट क्या है आउटपुट पोटेंशियल। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पर तो ये सब बात तो इधर क्वेश्चन में दिया रहता है, और नहीं दिया रहेगा तो ये छोटी सी बात है, आपको इतना याद रखना चाहिए। क्योंकि आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो इतना माना जाता है कि आप इतना जानते हैं। क्लियर। तो अब चलें आप देखें, तो अब ये कहता है यानी आई डी सी आर एल, आई स्क्वायर आर इज कॉल योर पावर डिवाइडेड बाय इनपुट एसी पावर। तो यहां हम क्या लिखेंगे, आई आर एम एस, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू ये आर एल। देखिए ये आर एल कैंसिल, तो ये आपका हो गया इफिशियंसी इंटू 100। तो अब चलिए आप आई डी सी निकालिए और आई आर एम एस वैल्यू निकालिए फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही आपका आईसी में आपको पूछ देगा कि आईडीसी निकालो सेपरेट, नहीं इफिशियंसी देके नहीं देगा, आईडीसी इक्वल टू व्हाट, वीडीसी इक्वल टू व्हाट, यानी आउटपुट में वोल्टेज ये कितना बनेगा, यही वी नोट इक्वल टू व्हाट, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वैल्यू आपको मांगेगा, ये वैल्यू फाइंड आउट करें। मान लीजिए इफिशियंसी कहता है नहीं निकालो, लेकिन ये 12 के कोर्स में ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खूब पूछा जाएगा ये चीज, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चले आप, हम लोग ये निकालना जब है ये सब वैल्यू, तो फिर इफिशियंसी निकालने में क्या है, मेन तो यही निकालना है। क्योंकि ये अगर वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गया तो ये वैल्यू यहां पर पुटअप कर देंगे, बस वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर। अब देखें आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम सर्किट डायग्राम को हटा देते हैं कि जगह खाली हो, तब हम ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए ये
देखिए ये कैसे हम लोग फाइंड आउट कर देंगे। तो देखिए आप क्लास 12 में अल्टरनेटिंग करंट में एक चीज पढ़े हैं, वही चीज का हम यूज करेंगे यहाँ पर कि कोई भी अल्टरनेटिंग है, ये करंट है या वोल्टेज है, ये हमारा करंट हो या वोल्टेज हो, इसका देखिए फॉर फुल साइकिल 0 और ये हमारा है पाई और ये क्या है 2 पाई, या टाइम में लेंगे तो t, ये t/2 और ये क्या है t टाइम, यानी t टाइम पर टाइम अगर हम पीरियड t लेते हैं तो ये एंगल कितना बनाएगा 2 पाई, t/2 टाइम पर एंगल कितना बना रहा है पाई, और ये मेरा है मान लीजिए करंट I, ये हमारा हो गया पीक वैल्यू ऑफ करंट I0, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप जानते हैं कि इसका जो मीन वैल्यू लेंगे, एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइकिल, तो क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है, क्योंकि देखिए ये है प्लस ये है माइनस, तो मीन वैल्यू में ये जितना आएगा उतना ही माइनस ये आएगा, तो टोटल का क्या हो गया 0। इसलिए यहाँ पर हम ऐसे नहीं निकालेंगे, हम करेंगे क्या, क्योंकि हम आउटपुट का डीसी वैल्यू निकाल रहे हैं, आउटपुट का डीसी, आउटपुट का जो डीसी है, ये जो टर्म है ये निगेटिव वाला, यह भी तो ऐसे ही हो गया है, अब वहां पर ये निगेटिव नहीं है, जबकि अल्टरनेटिंग करंट का जब हम निकालते हैं तो अल्टरनेटिंग करंट में तो ये निगेटिव है, इसलिए I अल्टरनेटिंग का जो मीन वैल्यू आपका होता है वो कितना होता है 0 to t I0 sin ओमेगा t into dt डिवाइडेड बाय टोटल dt, दिस इज कॉल्ड द मीन वैल्यू। अब इसको सॉल्व करके देखिएगा, ये आ जाएगा आपको 0 फॉर AC, ये क्या है फॉर AC के लिए है, लेकिन DC में अब हम क्या करेंगे, अलग अलग हम निकालेंगे, यहां से यहां फिर यहां से यहां, यानी एक वैल्यू निकाल करके और उसी को डबल कर देंगे कि ये हो जाएगा हमको मीन वैल्यू। क्लियर? तो देखें अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपका आ गया है डीसी कंपोनेंट, आपको आउटपुट में ऐसे है, तो इसलिए यानी यहां से यहां तक ये क्या है टाइम t है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलिए इसका मीन वैल्यू हम लोग निकालते हैं, यानी IDC कितना होगा हमारा आउटपुट में, यानी आउटपुट का हम लोग निकाल रहे हैं डीसी वैल्यू, तो IDC कितना होगा, तो दिस इज योर I मीन है, ये I मीन, तो ये क्या हो जाएगा 0 to t/2 यहां से यहां तक, तो ये तो आपका है t/2 ना, तो ये क्या लिखेंगे I0 sin ओमेगा t इंटू dt डिवाइडेड बाय ये होल टाइम, यहां से यहां तक का टाइम, तो t ले लीजिए, तो दिस इक्वल टू देखिए ये क्या निकलता है हमको, तो दिस इक्वल टू I0 बाई टी और ये साइन ओमेगा टी dt, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, ये आपका हो गया 0 to t/2, दिस इक्वल टू माइनस को इधर कर लीजिए तो माइनस I0 बाय ओमेगा टी, देखिए यहाँ, और ये आपका हो जाएगा कॉस ओमेगा मीन्स 2π/t इंटू, अब ये इस स्मॉल t में ये वैल्यू पुटअप करें तो ये क्या हो गया t/2, फिर दें माइनस साइन दे करके t में ये 0 पुटअप करेंगे तो ये आपका क्या हो गया cos 0, देखेंगे तो दिस इक्वल टू ये आपका हो गया माइनस I0 और ओमेगा इक्वल टू देखिए 2π/t इंटू फिर ये t इंटू ये कितना हो गया टी कैंसिल, ये कैंसिल, तो -1 तो दिस इक्वल टू -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2I0 डिवाइडेड बाय टी कैंसिल, तो ये कितना हो गया 2π, तो ये कैंसिल, तो दिस इक्वल टू I0 बाय पाई हो गया। क्लियर? तो अब देखिए देयरफॉर फॉर सेकेंड साइकिल ऑल्सो, तो फॉर सेकेंड साइकिल के लिए हम क्या लेंगे कि देयरफॉर आउटपुट डीसी वैल्यू यानी IDC इक्वल टू कितना होगा, इसको आप डबल कर दीजिए तो 2I0 अपॉन
पाई हो गया इतना वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अब चलिए आप, ये इनपुट में कोई कैसा करंट है, तो वो तो है आपको अल्टरनेटिंग करंट, तो उसका क्या निकालना है, IRMS वैल्यू निकालना है आपको, क्योंकि इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, तो IDC का स्क्वायर इंटू RL डिवाइडेड बाय IRMS का स्क्वायर इंटू RL इंटू 100, तो ये RL कैंसिल, यही तो पावर है, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इंटू 100, तो ये हमारा हो गया है इफिशियंसी। तो अब आप देखते हैं IDC आपका आ गया इतना, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से हम कह देंगे कि VDC कितना होगा, तो दिस इक्वल टू 2I0 डिवाइडेड बाय पाई इंटू RL, इतना हो गया, यानी रेसिस्टेंस से इसको मल्टीप्लाई कर दिए इस करंट को, तो ये हमारा हो गया VDC, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आप IRMS निकालिए, यानी इनपुट का AC करंट कितना होगा, AC, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, IRMS वैल्यू ऑफ करंट। तो ये कितना होता है, तो देखिए यहाँ आप यहाँ से R हटा दीजिए, तो क्या हो गया, I मीन स्क्वायर, यानी करंट I मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, यानी करंट का स्क्वायर I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू dt। अब इसका मीन लीजिए आप, तो मीन का मतलब हुआ डिवाइडेड बाय t, और देखिए, और यहाँ इंटीग्रेशन लिमिट क्या देंगे, 0 टू t/2 दीजिए, या सीधा t दीजिए, क्योंकि इनपुट में तो पूरा वेव है ना हमारा, तो सीधा हम t दिए। क्लियर, तो देखिए अब ये कितना हो जाएगा हमको, तो ये हमारा हो गया I0 स्क्वायर बाय t। और फिर देखिए अब इसको हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो 0 टू t, ये कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू dt, देखिए ये इतना हो गया, तो दिस इक्वल टू I0 स्क्वायर अपॉन t, और ये देखिए ये आपका आ गया 0 टू t, दिस इज dt माइनस 0 टू t cos 2 ओमेगा t इंटू dt, ये वैल्यू आपको आ जाएगा 0। देखिए अब सॉल्व करके देख लीजिएगा, सेकेंड टर्म बिकम्स 0, तो देयरफॉर IRMS कितना होगा हमारा, देयरफॉर IRMS, ये पहले तो मीन स्क्वायर वैल्यू ही लीजिए, मीन स्क्वायर वैल्यू कितना हो गया, तो ये आपका हो गया I स्क्वायर, अच्छा, और ये बाय 2 था यहाँ, यानी साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो आप ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन निकालिएगा तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा 2, तो देयरफॉर I0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2t, ये वैल्यू कितना आएगा, ये वैल्यू t, ये तो हो जाएगा 0 ही, तो t कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आपका I मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हमारा कितना निकल गया, ये I0 स्क्वायर अपॉन 2, देयरफॉर I रूट मीन स्क्वायर, अब आप रूट दे रहे हैं, तो रूट का मतलब रूट अंडर I0 का स्क्वायर, अब यहाँ पर R लगाए आप, तो डिवाइडेड बाय 2, दिस इक्वल टू क्या हो गया हमको, I0 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2। क्या कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, तो ये हमारा हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनपुट करंट, I0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर, तो ये जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू निकला है, अब देखिए देयरफॉर इफिशियंसी दिस इक्वल टू 2I0 डिवाइडेड बाय पाई, और डिवाइडेड बाय ये IRMS का, यानी इसका स्क्वायर है, यहाँ पर इसका IDC का स्क्वायर, पावर है ना, इसलिए I स्क्वायर R, दिस इज कॉल्ड पावर। अब फिर इसका स्क्वायर करिए आप, तो I0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2 इंटू हो गया 100, क्योंकि RL तो दोनों कट गया ऊपर नीचे,
कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका कितना हो गया, यानी 4I0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर इंटू ये क्या हो गया आपको, ये अच्छा इसका भी तो स्क्वायर है, तो ये भी आपका हो गया है यहाँ पर 4 इतना, यानी सॉरी 2 ही रहेगा क्योंकि √2 है यहाँ, तो ये तो 2 ही रहेगा। तो इसलिए ये अब क्या हो जाएगा आपको 2 डिवाइडेड बाय I0 का स्क्वायर। देखिए I0 स्क्वायर I0 स्क्वायर कैंसिल, देयरफॉर इफिशियंसी इनटू कर दें आप 100, देखें ये, तो ये आपका हो गया इंटू 100। तो देयरफॉर इफिशियंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर ईटा इक्वल टू, ये आपका हो गया 8 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर इंटू 100। दिस इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, लगभग 9.88 इंटू 100। दिस इक्वल टू हम इसको मान सकते हैं 10, तो 8 डिवाइडेड बाय 10, देखिए इंटू यहाँ पर है ये 100, 0 0 कैंसिल, इट मीन्स 80%, यानी फुल वेव रेक्टिफायर का इफिशियंसी कितना निकल गया हमको 80%। तो प्यारे बच्चों आप जरूर ये सब पढ़ें, आप कभी ये मन में नहीं सोचें अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो कि अरे ये तो सिलेबस में है ही नहीं, हम क्यों पढ़ेंगे। अगर आप अभी पढ़ लेते हैं इसको, तो जहाँ भी आप compete करके जाएंगे वहाँ पर ये सब देखते ही आप सॉल्व कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर यही सब पढ़ाई होगा आपको। आप हम पर विश्वास करें, ये सब चीज़ जैसे मैं अब ट्रांजिस्टर पढ़ाऊंगा उसको भी मैं काफ़ी डिटेल में पढ़ाऊंगा। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आप याद रखें, आपको जहाँ भी compete करके आप पढ़ेंगे वहाँ पर आप एकदम खेलते हुए 80-90% मार्क्स लाएंगे। अगर आप नहीं पढ़ते हैं कि नहीं ये तो 12 से हम ज़्यादा थोड़ा भी नहीं बढ़ेंगे, तो आपको फिर वहाँ पर काफ़ी लेबर करना पड़ेगा। इसलिए अच्छे बच्चे जो होते हैं सो थोड़ा एक कदम बढ़ के काम करते हैं। क्लियर? थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें। आप लोग तो कमेंट करते ही नहीं है, लगता है कि यूट्यूब पर मेरा डायरेक्ट नहीं आ रहा है वीडियो, सिर्फ लिंक से होता है। जो लिंक जानते हैं तो वो अपना देखते हैं, लेकिन आप अपने फ्रेंड सर्किल में भी ज़रूर इस वीडियो को सर्कुलेट करें कि वो लोग भी देखें, सबको फ़ायदा हो। ये सबसे अच्छी बात होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।